तो वेलकम बैक टू यू गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11। इसमें हम मतलब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़ने वाले हैं कि मतलब बिज़नेस के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको हमें याद रखना चाहिए। मतलब ये हमारे पेपर के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में क्या होता है, अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो यही हम लिखने वाले हैं, अर्निंग प्रॉफिट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, मतलब हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एवरी बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। क्योंकि भैया बिना प्रॉफिट के तो कोई बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ठीक है, वही लाइन हम दोबारा लिखेंगे, वही लाइन लिखेंगे कि विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, मतलब कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के बिना तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। विदाउट अर्निंग प्रॉफिट द बिजनेस, हाँ, विदाउट अर्निंग प्रॉफिट द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस become difficult, ठीक है। अब दूसरा अगर मैं कहूँ कि देखो एक कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं तो हमारा बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो उसको हम पैसे को कमाने के माध्यम से करते हैं। हमारा इसमें कोई मोटिव नहीं होता है कि हम सोशल वर्क करें या फिर डोनेशन करें, कोई ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें हम पैसा कमाते हैं। तो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? एज it is done with the purpose to earn money, not for the affection of love, sympathy और donation। इसीलिए हम बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एज इट इज़ डन विद द पर्पस टू अर्न मनी, ठीक है, एंड नॉट फॉर सिंपैथी। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको पैसे के कमाने के पर्पस से किया जाता है। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप जब भी जैसे कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट ज़रूर करना। टीचर सबसे पहले उसी पे नजर मारेगी। फॉर सिंपैथी, अफेक्शन ऑफ लव एंड एक्सेट्रा। थर्ड पर्सपेक्टिव क्या होता है? देखो, अच्छा देखो ये क्वेश्चन जो देखिए, जो पॉइंट थर्ड है ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखना प्रेफर करूँगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली होता क्या है, देखो बिजनेस के अंदर ना पैसे कमाने के लिए बिज़नेस किया जाता है, तो उसमें सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। देखो बिज़नेस तब बिज़नेस कहलाया जाएगा कि जब हम कोई भी चीज़ सेल्फ कंजम्पशन को छोड़ के दूसरों के लिए करें, ठीक है, दूसरों को बेचे, दूसरों से खरीदे, तब उसको बिज़नेस ट्रांजेक्शन कहा जाएगा। अगर हम गुड्स को अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करें तो उसको बिज़नेस नहीं कहा जाएगा। वही चीज़ मैंने इस पॉइंट में लिखी है। इन बिजनेस सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स शुड बी डन फॉर मनी। हर जो चीज़ हो रही है वो पैसे के टर्म्स में होनी चाहिए। It will be not termed as business if the sell and exchange of goods are used for self consumption, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे मैंने इतना यही लिखा है, इसको मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। It will not called a business if it will not called a business activity, हाँ, business activity if resources are used for self consumption, ठीक है, used for self consumption। तो बेसिकली ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो फोर्थ पॉइंट आप खुद सोचिए कि क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो देखो, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रेगुलर बेसिस। एक बिजनेस तब बिजनेस कहलाया जाएगा जब गुड्स और सर्विसेज रोज बेचे जाएंगे, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही यही है। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर मैं कह सकता हूँ बिजनेस इज़ एन ऑक्यूपेशन इन विच सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज डन रेगुलरली। मतलब ही यही है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर मैं कह सकता हूँ बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज डन रेगुलरली, ठीक है। हर जो चीज़ होती है, जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं, वो ना रेगुलरली सेल की जाती है बिजनेस में। देखिए, अगर आप बिजनेस में कोई सिंगल ट्रांजेक्शन करेंगे तो मतलब उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। एनी सिंगल ट्रांजेक्शन या फिर ओनली सिंगल ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस इज़ नॉट टर्म्ड एज अ बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिख रखी है, बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओनली वन सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस, विल नॉट बी, हाँ आप कह भी सकते, कैन नॉट बी, विल नॉट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम अपना स्टार्ट करते हैं। कुछ और भी मैं एड ऑन करना चाहूँगा, हाँ ठीक है। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओनली वन सिंगल ट्रांजेक्शन विल नॉट टर्म्ड एज अ बिजनेस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में अपना बोलना चाहूँगा कि देखो बिजनेस से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं। एक सेकंड, इट मस्ट बी
डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। हाँ वही बात है, मैं जो आपको मैंने बताया वही चीज़ लिख रखी है। अब देखो देखो बेसिकली मैं ना वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको एकदम प्रॉपर मिलने वाली है। फिफ्थ पार्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। देखो देखो रिस्क तो हमेशा बिजनेस के साथ होता ही है, और सब रिस्क बिजनेस के साथ क्या हर चीज़ में रिस्क होता है, लेकिन बिजनेस के अंदर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। बेसिकली होता क्या है, रिस्क जो होता है ना वो एसोसिएट ही करता है बिजनेस के। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा रिस्क होगा, और जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा रिस्क होने वाला है। तो रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बिजनेस, देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनएडिक्वेट प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स। मतलब जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर रिटर्न जो भी मिलने वाला है उसका कुछ पता नहीं होता है ढंग से, अगर प्रॉफिट एनालिसिस ना की जाए तो जो इस पर्सन ने भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, जैसे इन्वेस्टर्स से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा उनके एक मन में एक डर होता है कि उनका पैसा क्या वापस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, इसलिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में अपने लिख दिया है कि रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बिजनेस, देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनएडिक्वेट प्रॉफिट्स एंड रिटर्न which is done due to uncertainties and uneven events। मतलब ये भी जो प्रॉफिट्स नहीं मिल पाते, रिटर्न नहीं मिल पाते, ये होता किसकी वजह से है, कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि नहीं सहने जा सकती, अनसर्टेनिटीज़, और कुछ ऐसी कारण के वजह से जो कि मतलब अच्छे सही नहीं होते, प्रॉफिटेबल नहीं होते हमारे बिजनेस के लिए, उनकी वजह से हमारा बेसिकली लॉस होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखते हैं। अब जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसको आप अंडरलाइन ज़रूर से कर देना, अनसर्टेनिटीज़ और अनइवन इवेंट्स को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। सो अनइवन इवेंट्स, देखो मैं थोड़ा सा ना आवाज़ मेरी अजीब लग रही होगी, लेकिन आप यकीन मानिए आपको इस चैनल पे नोट्स में अच्छे से प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देख लिया, अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बिजनेस को करने के। तो पहला ऑब्जेक्टिव अगर आप खुद सोचो, बिजनेस क्यों किया जाता है, पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पैसा नहीं, अर्निंग प्रॉफिट। पैसा तो हम कमा लेंगे लेकिन प्रॉफिट अर्न करना होता है, जितना लगाया उससे ज़्यादा मिले उसी को कहते हैं बिजनेस। प्रॉफिट देखो, अर्निंग प्रॉफिट मैं नहीं लिखने वाला हूँ क्योंकि ये मैंने पहले ही लिख दिया था। देखो आप ये पॉइंट लिख देना, अर्निंग प्रॉफिट ये वाला, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस वाला, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं सीधा लिखना चाहूँगा, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अर्निंग प्रॉफिट्स को आप वहाँ से देख के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट होगा मार्केट स्टैंडिंग। मेरे को याद नहीं आ रहा मैं कौन सा, क्योंकि मुझे देखो जब भी आप लिख रहे होता है आपको भी थोड़ा ढंग से लर्न करना पड़ता है क्या है क्या नहीं है, तो वही मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है अर्निंग प्रॉफिट, सॉरी मार्केट स्टैंडिंग, ठीक है। मार्केट स्टैंड लिख सकते हैं, मार्केट स्टैंडिंग क्या होता है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि देखो आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स भी होंगे बिजनेस के मार्केट के अंदर, तो आपको उन कॉम्पिटिटर से स्ट्रॉन्ग रहना है। इट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन द मार्केट। ये एक बिजनेसमैन की पोजीशन को बताता है कि उसकी पोजीशन कहाँ पे लाई करती है मार्केट के अंदर। तो हमारा हमेशा यही एम होना चाहिए कि हम अपने कॉम्पिटिटर को एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दें, उससे अच्छा परफॉर्मेंस करें ताकि हम लोगों का सपोर्ट गेन कर पाए, लोग हमसे ज़्यादा प्रोडक्ट लें, ठीक है। इट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज विद रिस्पेक्ट टू इट्स कॉम्पिटिटर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखना चाहेंगे, देखो इसके अंदर इस सेकंड पॉइंट में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, द गुड्स शुड बी मेड इन सच अ वे सो दैट इट विल गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जो भी हम गुड्स बनाएंगे उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का, इनोवेशन। देखो मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो सोचता हूँ प्रॉफिट अर्न करने के बाद, इनोवेशन एक बिजनेसमैन को हर समय करते रहना चाहिए ताकि वो लोगों का सपोर्ट गेन कर सके और पॉपुलैरिटी गेन कर सके। क्योंकि अगर आप इनोवेशंस करेंगे ना तो लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे, आपकी नई नई टेक्निक जान पाएंगे। अ बिजनेसमैन ऑलवेज have an aim to innovate its product so that he or she will able to gain majority। देखिए मेजॉरिटी नहीं होगा, पॉपुलैरिटी होगा, so that he or she will able to gain popularity in the market। तो यही मैंने लिखा है, a businessman always have an aim to innovate the things so that people would like the new things and it gain
पॉपुलैरिटी इन द मार्केट। ये है हमारा पॉइंट नंबर 3 और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का। अब हम पॉइंट नंबर 4 लिखने जा रहे हैं कि पॉइंट नंबर 4, आप खुद सोचिए कि पॉइंट नंबर 4 क्या हो सकता है। देखिए पॉइंट नंबर 4 हो सकता है, हाँ तो आप खुद सोचिए कि पॉइंट नंबर 4 क्या हो सकता है। देखिए पॉइंट नंबर 4 बेसिकली है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, देखो आपने जैसे अपना कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी इनकम में कितना कॉस्ट लगा, उसकी आउटपुट में क्या वैल्यू आई, या फिर देखो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी इनकम में उसकी कितनी वैल्यू थी, आउटपुट के निकलने के बाद उसकी कितनी वैल्यू बची, क्या लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, ये उसकी प्रोडक्टिविटी बताता है। तो बेसिकली ये हमारी हेल्प करता है हमारे प्रोडक्ट की इफ़िशियंसी को बढ़ाने में, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स में, ठीक है। तो वही मैंने लिखी है, कंपेयरिंग द वैल्यू, कंपेयरिंग द वैल्यू, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, वैल्यू आएगा। कंपेयरिंग हाँ जी, कंपेयरिंग द आउटपुट, कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट with respect to the value of input, with respect to the value of the input, ठीक है। ये बताता है प्रोडक्टिविटी को। देखो प्रोडक्टिविटी एक और चीज़ में हेल्प करते हैं, मतलब मैंने आपको जैसे बताया, ये हमारी गुड्स की इफ़िशियंसी को बढ़ा देते हैं। देखो इफ़िशियंसी कैसे बढ़ाते हैं, देखो जो हमने गुड्स को बनाया उसके बाद जो बेचा, इससे हमें पता चलता है कि हमारा गुड्स कितना प्रोडक्टिव है, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो इससे हमें यही तो पता चल रहा है कि क्या हमारा गुड्स को हमें क्या उसमें इनोवेशन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। 5th पॉइंट मैं कहना चाहूँगा ऑब्जेक्टिव में हमारा 5th पॉइंट कौन सा हो सकता है, आप खुद सोचिए एक बार। सो बेसिकली 5th पॉइंट है हमारा मैनेजर परफॉर्मेंस। अब देखो बिज़नेस के अंदर हर काम अपने आप संभालना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो हम एक मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बिज़नेस को अच्छे से देखता है, उसकी मेंटेनेंस को देखता है, ताकि बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम ना आए तो वो उसको संभाल सके। तो ये हमारे मैनेजर का परफॉर्मेंस देखा जाता है बिज़नेस के अंदर। तो इसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव क्या है बिज़नेस का, अ बिजनेसमैन ऑलवेज हैव एन एम टू चेक वेदर हिज मैनेजर मेंटेनिंग द बिजनेस प्रॉपरली और नॉट। ये चीज़ चेक करना एक बिजनेसमैन का वर्क काम होता है कि वो उसका मैनेजर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं करना, कि या फिर बस ऐसे ही बैठा हुआ है कि कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है। तो उसकी परफॉर्मेंस को चेक करता है हमारा बिजनेसमैन, ठीक है। वही चीज़ मैं लिखने वाला हूँ, अ बिजनेसमैन हैव टू चेक वेदर हिज देयर मैनेजर्स मेंटेनिंग देयर बिजनेस प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। तो इसे करने के बाद हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म क्या, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उसके आगे का पार्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। बाकी तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना, ओके, चलिए बाय।